फॉर्म्स अंडर माइंस रूल्स 1955। सीएमआर के अधीन जो फॉर्म्स है उस सीएमआर के प्लेलिस्ट में जो इंपॉर्टेंट है उसको फॉर्म पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके भेजिए। और कंप्लीट यदि आपको देखना है तो किसी वीडियो में हम सीआईएल रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में बताएं, सारे फॉर्म्स बताएं। और यहाँ पर जो सीएमआर के प्लेलिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट 8-10 गो फॉर्म्स के नाम बताए थे। सीएमआर के फॉर्म्स में से एक कभी भी आने की संभावना रहती। माइंस रूल से कम एक फॉर्म आपको एग्जाम में आएगा, रिक्रूटमेंट में आएगा या फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में आएगा। सबसे पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, तब इसको लेते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे बेटा, या 2017 के पहले की बात बताए, वहां पर माइंस रूल्स के जो फॉर्म थे वो फॉर्म अब नहीं रहे, उनको कुछ को डिलीट ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। नए फॉर्म्स आए हैं। सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 27 अप्रैल 2017, 27 अप्रैल 2017 को नए फॉर्म्स डीजीएमएस ने सर्कुलर के माध्यम से हम लोगों को सर्कुलेट किए हैं। वही फॉर्म्स है। हम लोग के टाइम का हम पहले एग्जाम्पल बताए थे। हम लोग के टाइम पे क्या होता था, हाजिरी रजिस्टर होता है जिसको अटेंडेंस रजिस्टर बोलता है। अंडरग्राउंड के लिए फॉर्म सी था, सरफेस में काम करने वाले के लिए ई था, ओपन कास्ट वर्किंग में काम करने वाले के लिए फॉर्म डी था। अब खत्म कर दिया वो सब, ठीक है। और अब सिर्फ एक ही रजिस्टर रखा है, हाजिरी रजिस्टर, जिसका नाम रखा फॉर्म डी। क्या नाम रखा है लिखा होगा, ये फॉर्म डी। ये फॉर्म डी क्या है, रजिस्टर ऑफ अटेंडेंस या अटेंडेंस रजिस्टर बोलिए। चाहे वो ओपन कास्ट हो, बिलो ग्राउंड में काम करता हो, सरफेस में काम करता हो, मतलब फॉर्म डी जो है ये क्या आपका अटेंडेंस रजिस्टर है, अटेंडेंस रजिस्टर। और किसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर है, सब टाइप के एम्प्लॉय के लिए। ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन बिलो ग्राउंड, ओपन कास्ट वर्किंग एंड सरफेस, ठीक है। मतलब एक ही रजिस्टर रह गया, इतना दिमाग में रखिए ना। अब सिर्फ एक रजिस्टर रह गया है, अटेंडेंस रजिस्टर, हाजिरी खाता, हाजिरी रजिस्टर एक ही है, फॉर्म डी, ठीक है। हम लोग जब भर्ती हुए थे बेटा तो हम लोग को फॉर्म बी भरना होता था, जब ही आदमी माइंस जा सकता था। फॉर्म बी, ठीक है, वो खत्म हो गया, भूल जाइए उसको, पुराने बुक से मत पढ़िए। अब उसके बदले आ गया है फॉर्म ए। क्या गया, फॉर्म ए, बी खत्म हो गया। या कहीं बी लिखा है तो दूसरा बी आ गया, ये बी का नाम ही चेंज हो गया, ये वेज रजिस्टर है, ठीक है। हम लोग के टाइम पे जो हुआ करता था फॉर्म बी, वो वाला फॉर्म बी ये नहीं है। उसके बदले हम लोग के टाइम पे जो फॉर्म बी था, जब मेरा नौकरी लगा था कोल इंडिया, मैंने फॉर्म बी भरा था। लेकिन आपका जब आप नौकरी लगेगा, अब आपको भरना होगा फॉर्म ए। ये है एम्प्लॉय रजिस्टर। फॉर्म ए क्या है बेटा, एम्प्लॉय रजिस्टर, एम्प्लॉय रजिस्टर या रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय बोलिए, क्या ना बात हुआ बाबू, अरे एम्प्लॉय रजिस्टर बोलिए, रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कई बार, ये फर्स्ट ऑफ इज लाइक फादर्स नेम, अरे नेम ऑफ फादर, एक ना बात हो, वही बात है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। ये डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय में क्या रहता है, मेरा नाम रहेगा, मेरे फादर का नाम रहेगा, मेरा परमानेंट एड्रेस रहेगा, मेरा टेम्पोररी एड्रेस रहेगा, मेरे बॉडी पे कोई निशान है वो रहेगा। जैसे हम लिखाए थे कि राइट साइड नोज पर मोल है, मोल मतलब तिल है, ठीक है। ऐसा कोई आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह जिसको बोलते, वो रहेगा। फिर उसमें ये भी लिखा रहता कि इमरजेंसी केस में हम किसको खबर करना है, तो उसका नाम, उस आदमी का नाम और पता, दो आदमी का, ठीक है, दो आदमी का नाम, पता और मोबाइल नंबर। आजकल, पहले तो मोबाइल नंबर नहीं लेते थे, अब मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है, ठीक है, ताकि इमरजेंसी में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो तो उनको खबर किया जा सके। यही सब डिटेल्स रहता है उसमें, ठीक है। वो क्या हुआ, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय रजिस्टर। किसी एग्जाम में इसको पूछा गया था
और मैक्सिमम लड़के लोग फॉर्म बी लिख के आ गए क्योंकि पुराना पढ़ के आए थे। 2017 के बाद की बात बता रहा हूं मैं। 2018 या वो 20 का कोई एक एग्जाम हुआ, उसमें बहुत सारा बच्चा लोग गलत कर दिया क्योंकि पुराना पुस्तक से पढ़ते रहे। नए अपडेट होइए ना भैया। फॉर्म ए क्या है? एम्प्लॉय रजिस्टर या रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय, दैट इज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय। फॉर्म बी हमारे टाइम पे जो था वो चेंज हो गया बेटा। अब फॉर्म बी का क्या नाम हो गया? फॉर्म बी हो गया वेज रजिस्टर। जो हमको तनख्वाह मिलता है उस तनख्वाह का भी एक रजिस्टर होता है जिसमें सब आदमी का डिटेल लिख के रखते हैं, ठीक है। साथ में जो सैलरी स्लिप मिलता है उसका भी एक बंडल रखना होता है, ठीक है। अब फॉर्म ई आते हैं। अब यहां पे कंफ्यूजन होगा फॉर्म ई और फॉर्म एल में। फॉर्म एल है बेटा लीव विद वेजेस का। आपके लीव विद वेजेस का वो अकाउंट है कि आपके अकाउंट में कितना लीव विद वेजेस बचा है। लीव विद वेजेस मतलब अर्न लीव जिसको बोलते हैं, ईएल बोलते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है। ये फॉर्म ई है रजिस्टर ऑफ लीव और रेस्ट और लीव वेजेस, दो अलग अलग चीज है, एक साथ मत मिलाइए। फॉर्म एल और फॉर्म ई को, फॉर्म एल भी यहां बता ही देता हूं। फॉर्म एल ये अलग चीज है, फॉर्म ई अलग चीज है। ये लीव जो आप लीव विद वेजेस का है काहे के लिए कि आपको पेमेंट किया गया। लीव विद वेजेस का पेमेंट किया गया उसका रजिस्टर है फॉर्म ई। या आपने रेस्ट लिया उसका रजिस्टर है, कब कब आपने रेस्ट लिया, आपने कौन कौन सा छुट्टी लिया, छुट्टी रजिस्टर है ये, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म एल में अलग चीज है। फॉर्म एल में क्या बताया मैंने? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विद वेजेस। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विद वेजेस, LWW लिख दिया, लीव विद वेजेस। अब ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विद वेजेस कैसे? मैं हूं, मेरा पिछले साल 2022 में, कैलेंडर ईयर 2022 में मेरा ईएल कितना बना और पहले से मेरा कितना मेरे खाते में था। मान लो पहले से मेरा 10 था, अभी 30 बना। एक एग्जांपल बोल रहा हूं, कितना हो गया टोटल? 40 हुआ, ठीक है। इस साल में यदि 2023 में छुट्टी लिया या छुट्टी को लीव इनकेस कर दिया, लीव इनकेसमेंट भी होता है, छुट्टी बेच देते हैं, लीव विद वेजेस बिकता है, तो वो माइनस होगा। मतलब सारा डिटेल्स वो रहेगा आपका फॉर्म एल में। फॉर्म एल क्या है? इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लीव विद वेजेस। और ये फॉर्म ई क्या है? लीव रजिस्टर है, रेस्ट रजिस्टर है, या लीव विद वेजेस का जो पेमेंट हुआ उसके बारे में बताया गया, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेते हैं। तो ये वाले पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा जरूरी है। फॉर्म जे के, फॉर्म एम एन ओ, पहले ये 3 को लेते, MNO, फिर ये 2 को लेते, ठीक है। फॉर्म एम, ये फॉर्म एम कौन जारी करता है बेटा? हु विल इशू द फॉर्म एम? कॉलरी मैनेजर और माइन मैनेजर who is appointed under section 17 of the Mines Act 1952 is responsible for issuing the form M, ठीक है। फॉर्म एम है क्या चीज? फॉर्म एम है नोटिस ऑफ IME और PME के लिए मैनेजर साहब आपके IME या PME के 20 दिन पहले फॉर्म एम में नोटिस देंगे, ठीक है। एक एम्प्लॉय को देंगे और एक मेडिकल अथॉरिटी को देंगे, जो आपका एग्जामिनिंग अथॉरिटी है उसको देंगे, ठीक है। 20 दिन पहले। फॉर्म एम कितना दिन पहले देते हैं बेटा? सूत गया। 20 दिन पहले किस में देते हैं? फॉर्म एम में। काहे के लिए देते हैं? नोटिस ऑफ IME और PME। IME को बोलते हैं इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और PME को बोलते हैं पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। नोटिस ऑफ IME और PME कितना दिन पहले देते हैं इसको? 20 डेज बिफोर, 20 दिन पहले देते हैं, ठीक है। फॉर्म एन, अब आपको, मैं मैनेजर हूं, नोटिस दिया PME का,
लेकिन इसमें एक और शर्त है कि आईएमई का नोटिस शॉर्टर इंटरवल पर भी दिया जा सकता है, क्योंकि नया नौकरी वाला है। जो आप लोग अभी नौकरी के लिए जाएंगे, जो मेडिकल होगा ना वो आईएमई होगा, और जब आप काम कर लीजिएगा, माइंस में काम करने लग जाइएगा, तब हर 5 साल के अंतर पर विद इन 5 years में आपको आईएमई करवाएगा। उसके भी शर्त बताए होंगे हमने कई जगह कि एस्बेस्टस के मिलिंग एंड माइनिंग में आप काम कर रहे हैं तो 12 महीना में एक बार, मतलब साल में एक बार, 45 साल से ज्यादा उम्र हो जाए तो 3 साल में एक बार, रिटायरमेंट के पहले एक साल पहले आपका पीएमई होगा। ऐसे बहुत सारी चीज बताएंगे, वहां जाके देखिएगा वीडियो में, जहां पे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रिगार्डिंग पीएमई बताए होंगे। ठीक है, तो वो हो गया, आपको भेजा था, लेकिन आप कोई कारण से नहीं जा पाए। अब नहीं जा पाए तो आपको फिर से भेजना होगा। तो क्या करते हैं मैनेजर साहब, आप 20 दिन पहले तो नहीं, जो नोटिस दिया था उसके तहत आप नहीं गए, फॉर्म एम के तहत, तो आपको 10 दिन पहले सेकंड एंड फाइनल नोटिस दिया जाएगा। ये क्या चीजें बता रहे, कितना दिन पहले? सेकंड और फाइनल नोटिस कब दिया जाएगा? 10 दिन पहले दिया जाएगा। ठीक, बता रहे इसके आगे कुछ चीज है, उसको याद रखिएगा। नोटिस सेकंड और फाइनल नोटिस ऑफ पीएमई, सेकंड और फाइनल नोटिस ऑफ पीएमई 10 days बिफोर। कितना दिन पहले देते हैं? 10 days बिफोर, 10 दिन पहले देते हैं। सेकंड एंड फाइनल क्यों बोल रहे हैं? यदि दूसरे नोटिस के बाद भी, यदि आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाते हैं तो आप जो है सर्विस से डिस्चार्ज होने के लिए लाइबल हो जाएंगे। ठीक है, इससे पीएमई में भी जाया करो। ठीक, सेकंड और फाइनल नोटिस। फिर फॉर्म ओ, अब मैं गया भैया, मेरा चेकअप हुआ तो मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट मिलना चाहिए ना। तो ये फॉर्म ओ क्या है? मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या है ये फॉर्म ओ? क्या है? जो आपने आईएमई या पीएमई करवाया उसका मेडिकल सर्टिफिकेट है। क्या है ये? मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट ये कितने कॉपी में रहता है? ट्रिप्लिकेट रहता है। ये ट्रिप्लिकेट 3 कॉपी बनता है इसका, 3 कॉपी बनता है। एक डॉक्टर साहब अपने पास रख लेते हैं, जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी, मेडिकल अथॉरिटी है, ठीक है, वो रख लेंगे। एक एम्प्लॉय को देंगे और एक मैनेजर साहब को भेजते। तो कितना बना? ट्रिप्लिकेट। याद रखिए कितना कॉपी में रहता है। ठीक है, अब ये 2 बज गया। फॉर्म जे और के, ये आपके किस माइंडसेट के, किस सेक्शन के तहत ये है? सेक्शन 23, नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइनिंग एक्सीडेंट। हम कई बार बताए होंगे, माइनर एक्सीडेंट, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, फेटल एक्सीडेंट, कई कम से कम 20 जगह बताए हैं चैनल में। अलग से भी वीडियो होगा, कोई क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए समझाया होगा, तो यहां नहीं समझाएंगे। फॉर्म जे और के कैसे याद रखेंगे? दोनों तो रिटर्न है। रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल इंजुरी है, इंजुरी बोलिए, एक्सीडेंट बोलिए, एक की बात हुआ। और ये फॉर्म के जो रिटर्न ऑफ माइनर इंजुरी, कैसे याद रखेंगे? अब एबीसीडी पढ़ते हैं तो जे के ऐसा बोलते हैं ना, जे और के। ठीक, जे के, तो के छोटा भाई हुआ ना जी, जो पहले पैदा हुआ बड़ा बोलते हैं, उससे बाद में पैदा हुआ उससे छोटा, ऐसे ही ना बोलते हैं। तो ये बड़ा भाई, ये छोटा भाई। अब बताइए, माइनर बड़ा होता है कि रिपोर्टेबल बड़ा होता है? तो रिपोर्टेबल बड़ा होता है इन दोनों की तुलना में, माइनर और। तो बड़ा कौन हुआ? जे, छोटा हुआ के। तो इसमें किसका रिटर्न जाएगा? बड़े वाले का। बड़े वाले का क्या नाम है? जे। माइनर और रिपोर्टेबल में बड़ा वाला कौन हुआ? रिपोर्टेबल। तो रिपोर्टेबल, ये रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट और रिपोर्टेबल इंजुरी। रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल इंजुरी बोलिए, एक्सीडेंट बोलिए, एक ही बात होता है बेटा। ठीक है, ये रिपोर्टेबल इंजुरी किसको बोलते हैं? ऐसा इंजुरी जिसके चलते किसी आदमी को मारचोट लगा तो वो आदमी अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ। कितने समय के लिए? 72 आवर्स और मोर, 72 घंटा या उससे अधिक के लिए कोई आदमी अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हुआ। किसके चलते?
किसी इंजुरी के चलते, किसी एक्सीडेंट के चलते वो अपने काम से गैरहाजिर रहने के लिए 72 घंटा या उससे अधिक के लिए मजबूर हुआ, इसको कैसे सर्टिफाई करेगा? आप सर्टिफाई कीजिएगा, मैं नहीं, डॉक्टर साहब सर्टिफाई करेंगे। कितना दिन ये रेस्ट करना होगा, इसको ये इंजुरी है। यदि डॉक्टर साहब लिख दिया कि 72 घंटा या उससे अधिक के लिए 4 दिन 8 दिन लिख दिया तो 72 घंटा से अधिक हो गया, 3 में 72 घंटा हो जाता है जी। तो 72 घंटा या उससे अधिक के लिए कोई आदमी को बेड रेस्ट दे दिया डॉक्टर साहब कि ये काम करने लायक अभी फिट नहीं है, मेडिकली फिट नहीं है, तो वो रिपोर्टेबल इंजुरी हुआ। तो रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल इंजुरी किस में जाएगा? फॉर्म जे में। ठीक है, जे और के है, कंफ्यूज आ जाएगा, वहां तो एक आएगा। अरे जे लिखू के लिखू, तो याद रखिएगा हम एबीसीडी पढ़ते, जे पहले आता के बाद में आता, तो ये तो दो ही चीज के लिए होता है, एक रिपोर्टेबल के लिए होता है, एक माइनर के लिए। जे बड़ा भाई, के छोटा भाई, तो छोटा भाई क्या है? माइनर एक्सीडेंट। तो ये रिटर्न ऑफ माइनर एक्सीडेंट और माइनर इंजुरी लिखिए, माइनर एक्सीडेंट लिखिए, एक ही बात होता है। ये माइनर इंजुरी क्या होता है बेटा? सेक्शन 23 में इसको भी डिफाइन किया है। सेक्शन 23 आप माइंडसेट 1952 क्या बताए कि ऐसा कोई मारचोट लगा, कोई इंजुरी हुआ जिसके चलते कोई आदमी 24 घंटा या उससे अधिक के लिए काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हो गया। ठीक है, तब उसको बोलते हैं माइनर इंजुरी या माइनर एक्सीडेंट। ठीक है, अब एक बच्चा कमेंट हमको पक्का लिखेगा, तो सर ये 24 से 72, अरे भैया तो हरिये ना, वो 72 या उससे अधिक हो तो रिपोर्टेबल में आ गया, तो 72 घंटे के अंदर तक तो ये 24 घंटा से अधिक ना बोल रहा है। 24 घंटा या उससे अधिक के लिए काम से गैरहाजिर रहने के लिए मजबूर हो गया, तो वो क्या हो गया? माइनर इंजुरी। और माइनर इंजुरी का रिटर्न या एक प्रकार से उसका पर्टिकुलर्स किस में जाएगा? फॉर्म के में जाएगा। तो इतना हो गया, नेक्स्ट लेते हैं। अब फॉर्म P1, फॉर्म P, अब ओरिजिनल सर्कुलर को पढ़िएगा तो उसमें फॉर्म P पहले दिया, P1 बाद में दिया। अब हम कहे ऐसा लिए उसका कारण बता रहे, P1 फिर P लिखा, 1 मतलब इनिशियल। तो जो आप बच्चे लोग नया नौकरी करने के लिए जाएंगे, उनका जो फॉर्म होगा काहे के लिए? मेडिकल फिटनेस का, कि क्या मेडिकल फिटनेस चाहिए, आई साइट कितना होना चाहिए, 6/6 होना चाहिए, जो जो लिखा है वहां पे, हमारा हियरिंग ठीक होना चाहिए, और भी बाकी जो शरीर के मापदंड है, क्या फिजिकल फिटनेस चाहिए, वो बताने के लिए दो फॉर्म है, फॉर्म P1 और फॉर्म P। फॉर्म P1 है मेडिकल फिटनेस, काय के लिए फॉर्म है? फॉर्म ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर पर्संस टू बी एम्प्लॉयड। टू बी एम्प्लॉयड जिसका एम्प्लॉयमेंट किया जाना है, जिसको नौकरी दिया जाना है, उसके लिए होगा फॉर्म P1। मतलब जो इनिशियल बच्चा लोग जा रहा है उनके लिए ये क्या हो गया? मेडिकल फिटनेस, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, ऐसा लिख लीजिए, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड, फॉर पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड। टू बी जब लगे जाता है उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऐसा अंग्रेजी में पढ़ा था। मतलब किया जाना है, करना है, होना है, इस टाइप की बात को बताने के लिए अंग्रेजी में टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाता है। फॉर पर्सन्स टू बी एम्प्लॉयड मतलब जिन पर्सन्स को एम्प्लॉय किया जाना है उनका मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड किस में रहेगा? फॉर्म P1 में रहेगा। ठीक है, मतलब IME का कहने का मतलब क्या हुआ? IME के लिए जो स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस होगा वो किस में रहेगा? P1 में। और ये P में क्या रहेगा? मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर पर्सन्स एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड है ऑलरेडी उनके लिए। मतलब PME का जो मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है PME का किस में रहेगा? इसमें रहेगा। यहां ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, कहीं स्टेप का घुमा के क्वेश्चन कर दिया तो गड़बड़ाएगा। IME के लिए जो मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड है P1 में रहेगा, और ये फॉर्म P में क्या रहेगा? PME का मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड रहेगा। तो बाकी लिख देना, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर पर्सन्स
इंप्लॉयड, मतलब ये जो ऊपर बात लिखा हो यहां पर भी लागू होगा, लिखना होगा आपको। स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस फॉर पर्सन इंप्लॉयड, मतलब पीएमई का मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड फॉर्म पी में दिया है। अब आते हैं क्यू आर और एस के तरफ, ठीक है, क्यू आर और एस के तरफ। भैया आईएमई पीएमई हुआ, मुझे मेडिकल अनफिट कर दिया डॉक्टर साहब ने, क्या किया, मेडिकल अनफिट कर दिया। तो माइंस रूल्स 1955 ने मुझे कुछ राइट दिए हैं, कुछ अधिकार दिए हैं। क्या अधिकार दिए हैं कि मुझे जिस दिन मेडिकल अनफिटनेस का सर्टिफिकेट मिला फॉर्म ओ में, उस दिन के 30 दिन के अंदर मैनेजर साहब को हम एक एप्लीकेशन देंगे, आवेदन करेंगे कि मेरा एग्जामिनेशन, जो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो एएमबी अपीलिएट मेडिकल बोर्ड से करवाया जाए। और अब ये मैनेजर साहब की ड्यूटी है कि उस व्यक्ति का जिसका एप्लीकेशन उसने रिसीव किया है अनफिटनेस वाला, उस व्यक्ति का 30 दिन के अंदर में मेडिकल री एग्जामिनेशन के लिए व्यवस्था करेंगे। कैसे व्यवस्था कर लेंगे भैया मैनेजर साहब बैठे बैठे? वो क्या करेंगे, जो हमारा डीजीएमएस का एक विंग है, मेडिकल विंग, उसके डिप्टी डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ को चिट्ठी भेज देंगे कि एक व्यक्ति मेरे यहाँ पे अनफिट हुआ है, इसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाए। तो वहां पर एक एएमबी होता है, अपीलिएट मेडिकल बोर्ड, वो अपीलिएट मेडिकल बोर्ड उस आदमी का री एग्जामिनेशन करेंगे, और यदि वो मेडिकली फिट है तो मेडिकल फिट का सर्टिफिकेट देंगे, अनफिट है तो अनफिट का सर्टिफिकेट देंगे, और यदि अनफिट है तो उस व्यक्ति के ऊपर माइंडसेट का सेक्शन 9A और माइंस रूल्स का रूल 82A, दोनों में ये है, लागू होता है। माइंडसेट माइंस रूल्स के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, डिसेबिलिटी अलाउंस और डिसेबिलिटी कंपेंसेशन क्या है, वो 9A और रूल 82A में बताया गया है, ठीक है। उसका आप यहाँ पे भी हम नहीं जिक्र करेंगे, टाइम बढ़ जाएगा। तो मेडिकल में भेजना है, अब मैनेजर साहब को चिट्ठी आ गया कि इस दिन मेडिकल बोर्ड बैठने वाला है, एएमबी अपीलिएट मेडिकल बोर्ड। तो उस जिस दिन वो बोर्ड बैठने वाला, उससे 15 दिन पहले वो नोटिस देंगे उस आदमी को। मतलब ये क्या हुआ, नोटिस ऑफ मेडिकल रीएग्जामिनेशन है फॉर्म क्यू में। क्या है, नोटिस ऑफ मेडिकल रीएग्जामिनेशन बाय एएमबी। कितना दिन पहले देंगे, 15 दिन पहले देंगे। क्या लगेगा, एक बुक में हम पढ़ रहे थे, वहां क्यू को ओ लिख दिया है, अरे ओ में तो मेडिकल रिपोर्ट बनता है आईएमई पीएमई का, ठीक है। तो फिर क्यू में वहां ओ का है कि थोड़ा भी दिमाग लगाना चाहिए, कहीं मिसप्रिंट हो गया है, कहीं और से चेक करना चाहिए, ठीक है। मैं पढ़ा एक बुक में ओ लिखा है, क्या लिखा है, ओ लिखा है, माइंस रूल्स के बुक की बात बता रहा हूं। तो फॉर्म क्यू में क्या है, नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। और बेटा सुन लो, हम सिर्फ ये फॉर्म ही नहीं बता रहे, उसके साथ बहुत सारा चीज बता रहे, उसको भी सुनिए, क्योंकि एक चीज बताने के बाद 4 चीज ऐसे ही यहां एंटर करना चाहिए, तब ना मेरा फायदा है। ये तो आपको पढ़ा कहीं ना कहीं मिल जाएगा। नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन, मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एएमबी अपीलिएट मेडिकल बोर्ड। कितना दिन पहले देते बेटा इसको, फॉर्म क्यू में नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन कितना दिन पहले देते, बोले अरे भूल गए जी, 15 दिन पहले ना बोला, 15 डेज बिफोर से हम 15 दिन लिख रहे हैं। आप उसको जो हम बोल रहे हैं उसको सुनो, यहाँ क्या लिख रहे हैं, उससे 15 दिन पहले मेडिकल री एग्जामिनेशन का नोटिस देंगे। कौन देगा, मैनेजर साहब देंगे, ठीक है। फॉर्म आर, जैसे उधर आप देखे थे, फॉर्म एम में 20 दिन पहले दिया, भैया नहीं गया, तो फिर 10 दिन का शॉर्ट नोटिस दे करके सेकंड एंड फाइनल नोटिस दे दिया कि अब की बार तो जाना ही जाना होगा, नहीं तो नौकरी जाएगा। वैसे री एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म क्यू में हमारे धक को मिला था, एक का नाम था धक, लेकिन धक जो है नहीं जा पाया, ठीक है, नहीं जा पाया। बेटी का शादी आ गया, क्या करेगा, अब शादी देखेगा कि मेडिकल में जाएगा, तो लिख के देगा कि सर कुछ अर्जेंट काम से हम नहीं जा पाए। तब फिर क्या करेगा, यही नोटिस जो फॉर्म क्यू में दिया था,
ये सेकंड एंड फाइनल नोटिस हो जाएगा। सेकंड एंड फाइनल नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एएमबी। अब इसको कितना दिन पहले देंगे बेटा? बाय एएमबी। एएमबी से अपीलेट मेडिकल बोर्ड से मेडिकल जांच करवाने के लिए सेकंड और फाइनल नोटिस देंगे फॉर्म आर में। ठीक है, अब मैं उसको पढ़ेगा, उसमें लिखा इन सिमिलर मैनर। क्या लिखा है? इन सिमिलर मैनर। इन सिमिलर मैनर का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर्म क्यू को आपने दिया था 15 दिन पहले, इसको भी 15 दिन पहले देना होगा, कहने का ये मतलब हुआ। ठीक है, अब फॉर्म एस आ गया भैया, क्यू में आप गए या आर के तहत आप मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गए, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलेगा, तब ना आप बोलेगा कि मैं मेडिकल फिट हूं कि नहीं हूं। तो जैसे आईएमई और पीएमई का मेडिकल रिपोर्ट किस में मिलता है? फॉर्म ओ में मिलता है। वैसे मेडिकल री एग्जामिनेशन किया एएमबी के द्वारा, तब आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगा। किसमें मिलेगा? फॉर्म एस में। ये क्या है? रिपोर्ट ऑफ मेडिकल बोलिए, मेडिकल रिपोर्ट बोलिए, क्या बात होता है? रिपोर्ट ऑफ मेडिकल क्या है बेटा? फॉर्म एस में क्या मिलेगा? रिपोर्ट ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन बाय एएमबी के द्वारा री एग्जामिनेशन करने के बाद जो भी रिपोर्ट उसका बना, फिट अनफिट जो भी बने, वो जाएगा फॉर्म एस में। और आईएमई पीएमई का मेडिकल रिपोर्ट किस में मिलता है बेटा? फॉर्म ओ में। वो भी ट्रिप्लिकेट होगा और ये भी ट्रिप्लिकेट होगा। जब भी मेडिकल रिपोर्ट बनेगा वो ट्रिप्लिकेट रहेगा। एक डॉक्टर साहब अपने रिकॉर्ड के लिए रखेंगे, एक उस इंप्लाई को देंगे और एक मैनेजर साहब को देंगे, और 2-3 फॉर्म बचे हैं, फिर खत्म हो जाएगा। बाबू, फॉर्म टी में एनुअल रिटर्न मिलता है। पूरा कंफ्यूजन है, क्योंकि मैं सीएमआर 2017 में भी एक रेगुलेशन नंबर 4 है एनुअल रिटर्न वाला, और यहां पर फॉर्म टी दिया, वहां फॉर्म 3 दिया, गलत दे दिया। नहीं, ये जानकारी का अभाव है बेटा। क्या अभाव है ये? दिस इज द लैक ऑफ योर इंफॉर्मेशन और योर नॉलेज। वो फॉर्म 3 अलग चीज है, वो सीएमआर के तहत जी दिया जाने वाला है, और ये माइंस रूल्स के तहत दिया जाने वाला। दोनों में जानकारी भी अलग अलग दिया जाता है, तो अलग अलग चीज हुआ जी। माइंस रूल्स के तहत जो जानकारी मांगी जाती क्या है अपने 1 साल में, ये देखिए, ये फॉर्म टी एनुअल रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर के लिए जाता है ये। ठीक है, हर कैलेंडर ईयर के लिए जाएगा। जो साल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है उसी को ना कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो माइंस रूल्स के तहत आपको क्या क्या करना था? आईएमई आपने कितना करवाया, पीएमई कितना करवाया, ठीक है। 45 साल के ऊपर वाले जो आदमी थे उनका पीएमई करवाए, किन करवाए। 60 साल के जो होने वाले सुपर एनुएशन होना, रिटायरमेंट होना, उसके 1 साल पहले पीएमई करवाए, किन करवाए, उसका रिकॉर्ड, ठीक है। कि आपके विमेन का कितना एम्प्लॉयमेंट है, हाँ, वो वर्कर है, सुपरवाइजर है, ऑफिसर है, वो सारा डिटेल्स रहता है फॉर्म टी में। तो ये अलग ही चीज है जी। एनुअल रिटर्न है ये फॉर्म टी अंडर माइंस रूल्स 1955। और वो जो रेगुलेशन 4 है जिसके तहत जो एनुअल रिटर्न दिया, तो माइन के लिए रहता है। ये पर्सन्स के बारे में है। वेलफेयर का जो सेफ्टी वेलफेयर, ये माइंडसेट माइंसूस स्पेसिफाई करता है। और जो टेक्निकल सेफ्टी की बात होती है वो है माइंस रूल्स, सॉरी, सीएमआर 2017। वो माइंस कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 4 में जो एनुअल रिटर्न है वो फॉर्म 3 में जाता है। किसमें जाता है? फॉर्म 3 में जाता है। 3 आदमी को जाता है, ऐसा कई बार हम चिल्ला चिल्ला के बताए। एनुअल रिटर्न फॉर्म 3 में जाता है। कितने में जाता है? फॉर्म 3 में जाता है, 3 आदमी को जाता है। एनुअल रिटर्न अंडर सीएमआर 2017 फॉर्म 3 पर्सन, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कब देते हैं? ऑन और बिफोर 1 फरवरी ऑफ एवरी ईयर। एक जनरल कंडीशन हो गया।
लेकिन ओनरशिप चेंज हो गया या माइन को बंद करना पड़ गया, अबेंडन करना पड़ गया, तो 30 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न देना है। आपने 60 दिन से अधिक के लिए डिसकंटिन्यू किया है वर्किंग को, तो डिसकंटिन्यूस के 90 दिन के अंदर, विद इन 90 डेज आपको एनुअल रिटर्न सबमिट करना है। तो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अब कई बार लिख ही देते हम, मान लो लिखा, मैं देखा हूं कमेंट, हम भी ओके लिख देते, क्या करेंगे, हम जान रहे कि उसको कुछ बताएं समझ नहीं आएगा, उसके जानकारी का अभाव है, ठीक है। तो वो रेगुलेशन 4 वाला एनुअल रिटर्न अलग चीज है। फार्म टी में जो एनुअल रिटर्न है ये अलग चीज है, ये माइंस रूल्स के तहत है, वो सीएमआर के तहत है। अब तो कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगा, और होगा तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। फार्म यू, WI साहब का इंस्पेक्शन रिपोर्ट का फार्म यू होता है, रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ WI, ठीक है। WI मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर। वर्कमैन इंस्पेक्टर के बारे में बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में अवेलेबल है, जिसमें बेलेसर मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर एनसीएल पार्ट 9, उसमें कितना रखना है, बड़ा कंफ्यूजन था बच्चे लोग को, पूरा क्लियर कर दिया हूं, वहां जाके आप देख सकते हैं। WI के ऐसे भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल में आपको मिल जाएंगे, कई जगह मिल जाएंगे। कभी फर्स्ट क्लास के पेपर सोल्यूशन में आपके CI रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, CMR या माइंडसेट माइंडसूट्स का कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगा। शायद CMR में हम गलती से डाल दिए हैं, एक WI का उसमें भी डाला हुआ है वीडियो, तो वहां मिल जाएगा। अरे देखो ना भाई, तो अब सब कुछ मिलेगा। और मेरे चैनल में बहुत सा चीज है, 600 के ऊपर वीडियो, 617 वीडियो अवेलेबल है। उनको यदि आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब फ्री में इतना 7-8 महीना में हम जो स्टडी मटेरियल आपको दिए हैं, ये बहुत है। मैं आप लोग के लिए मदद के तौर पे कर रहा हूं। अब उसका फायदा उठाना या ना उठाना आपका काम है। जाल में फंसना तो फंसिए, उधर जाकर के 4 गो वीडियो दिखाएंगे, बाकी को लॉक करके रखेंगे, पैसा दीजिए तो और भोरी फिर बताएंगे, नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, ठीक है, वो आपकी मर्जी। दिस इज नॉट माई जॉब, माई जॉब इज दिस एंड आई एम डूइंग दिस। वेल और नॉट वेल, दिस इज डिपेंड ऑन यू, दिस इज जज्ड बाय यू, नॉट बाय मी। ओके, थैंक यू।